प्यारे बच्चों, आज हम परमाणु अध्याय में बोर के मॉडल की परिकल्पनाओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल बताए थे। बोर ने रदरफोर्ड मॉडल को मॉडिफाइड किया, मतलब उसको जो उसमें कमियां थी उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। उसमें क्या कमी थी? एक स्थायित्व की कमी थी और एक स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम की कमी थी। तो बोर ने जो परिकल्पनाएं दी, उसने क्या कहा? पहली परिकल्पना उसने क्या कही कि जो संपूर्ण घनावेश है, परमाणु का संपूर्ण घनावेश है, वो परमाणु के केंद्र में स्थित होता है और संपूर्ण द्रव्यमान भी लगभग परमाणु का उसी केंद्र में क्या होता है? संचित होता है। इसे क्या कहते हैं? परमाणु का नाभिक कहते हैं। इसका मतलब परमाणु का नाभिक क्या है? घनावेशित है, वो परमाणु के केंद्र पे स्थित है और परमाणु का द्रव्यमान भी टोटल क्या होता है? केंद्र पर ही होता है। पहली परिकल्पना। दूसरी परिकल्पना उसने कही कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के और चारों ओर निश्चित कक्षा में निश्चित ऊर्जा से चक्कर लगाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूम रहा है उसकी ऊर्जा निश्चित होगी, ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होगा। दूसरी परिकल्पना उसने दी। ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा है तो स्थायित्व है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाते हुए कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण जो उसने परिकल्पना दी थी, उसने कहा इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग L इजिकल टू MBR, ये कोणीय संवेग होता है। किसका पूर्ण गुणज होता है? h/2 का पूर्ण गुणज होता है। या n का मान क्या है? 1 2 3 4। ये n क्या कहलाता है? मुख्य क्वांटम नंबर। क्या कहलाता है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं निश्चित कक्षाओं में घूमता है जिसका कोणीय संवेग h/2 का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। तो ये तीसरी परिकल्पना थी। चौथी में क्या कहता है? जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो ऊर्जा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। मतलब फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। सीधा सीधा क्या वाक्य है? ऊर्जा फोटोन के रूप में तभी उत्सर्जित होगी जब इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। तो जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, फोटोन के रूप में ऊर्जा होगी, तो h क्या हो जाएगा? E2 - E1। E2 जो है उच्च ऊर्जा स्तर वाली और E1 क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर वाली। जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होता है तो उसे ऊर्जा अगर बाहर से दी जाती है तो वो ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में जब जाता है तो उच्च ऊर्जा स्तर में 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहता है। इसे इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्था कहते हैं। क्या वर्ड यूज किया मैंने? जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या कहता है? तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में 10⁻⁻8 सेकेंड तक रहता है और वापस फिर निम्न ऊर्जा स्तर में आता है और ऊर्जा को वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है? उत्सर्जित करता है। तो ये बोर की परिकल्पनाएं थी। बोर की परिकल्पनाओं के आधार पर हाइड्रोजन सदिश परमाणु के लिए हम त्रिज्या, nवीं कक्षा में त्रिज्या, nवीं कक्षा में वेग, ऊर्जा की गणना करेंगे।
किसके आधार पर? बोर के मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन सदिश परमाणु के लिए त्रिज्या, वेग तथा अन्य चीजों की गणना। हाइड्रोजन सदिश परमाणु किसके आधार पर चलेंगे हम? बोर के आधार पर, बोर मॉडल के आधार पर, मॉडल के आधार पर। हाइड्रोजन लाइक परमाणु कौन से होते हैं? हाइड्रोजन सदिश परमाणु जिनके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जिनके बाह्य कोश में क्या मिलेगा? एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। एक चित्र देखिए, ये मेरे पास हाइड्रोजन परमाणु है, ये इसका नाभिक है। नाभिक पे आवेश Q1 इज इक्वल टू ZA। इस नाभिक के चारों ओर R त्रिज्या की कक्षा में, इस नाभिक के चारों ओर R त्रिज्या की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन Q2 इज इक्वल टू -E, जिसका द्रव्यमान m है, कितने वेग से? v वेग से गति कर रहा है। अभी बता, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों एक निश्चित कक्षाओं में निश्चित ऊर्जा से क्या करते हैं? घूमते हैं और कोई ऊर्जा का ह्रास नहीं होता। हमारे पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, उस पर आवेश -E है, नाभिक का चार्ज कितना है? Q1 इज इक्वल टू ZE है। Z क्या है? परमाणु क्रमांक है, और v वेग से गति कर रहा है R त्रिज्या की कक्षा में। तो अब जब ये इस कक्षा में घूम रहा है तो इसे आवश्यक अभिकेंद्र बल किससे मिलेगा? अभिकेंद्र बल किससे मिलेगा? आकर्षण बल से। किससे? वैद्युत आकर्षण बल से। आकर्षण बल किसके बीच में? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में। भाई कोई भी चीज वृत्तीय पथ पे घूमेगी तो उसे अभिकेंद्र बल चाहिए। अभिकेंद्र के बल किसके बीच में मिल रहा है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल से, कूलाम के नियम से। आकर्षण बल, इसे कूलाम बल भी कह देंगे। क्या कह देंगे? कूलाम बल। तो अभिकेंद्र बल क्या हुआ हमारे पास? mv²/r। आकर्षण बल क्या होता है? 1/4ε0 Q1 Q2/r²। एक r से r कट गया, mv²। 1/4ε0 Q1 की जगह ZE, Q2 की जगह E, क्योंकि यहां पे हम साइन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस साइन के कारण एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश, हमने आकर्षण बल बताया, इसलिए यहां पे माइनस चिन्ह नहीं लेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास? mv² इज इक्वल टू 1/4ε0 ZE²/r, पहली समीकरण। अब बोहर के कोणीय वेग, कोणीय संवेग के सिद्धांत से, बोर का कोणीय संवेग का सिद्धांत क्या है? mvr इज इक्वल टू NH/2π। तो v का मान कितना हो जाएगा? NH/2πmr। ये समीकरण नंबर 3। मैंने क्या किया? v का मान समीकरण 1 पे रखने पर, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब मैं v का मान समीकरण 1 में रखा तो मेरे को क्या मिला? NH/2πmr का होल स्क्वायर 1/4ε0 ZE²
अपॉन आर, खोल दिया, m n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर अपॉन आर। 4 से 4 कटा, एक पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, m n स्क्वायर h स्क्वायर 4 कट गया, पाई बचा m स्क्वायर, एक m से m कट गया, ऊपर m हटा दो, m और ये पाई m और ये r, यहां पे क्या बचा 1/4 एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो r का मान कितना हो जाएगा, 4 पाई कहां से आएगा, 4 पाई तो कट चुका है, एप्सिलॉन नॉट z स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई तो 4 पाई से कट चुका है, तो r क्या आ गया, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर। v की वैल्यू यहां पुट करी थी NH अपॉन 2 पाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, एक पाई बच गया हमारे पास, 2 पाई नहीं बचे, पाई m z स्क्वायर बचा, राइट। अब हम इसको अगर हम NV कक्षा के लिए लिखेंगे, NV कक्षा की त्रिज्या, तो Rn इज इक्वल टू क्या आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m z e स्क्वायर। तो ये एक सूत्र हो गया, चौथी समीकरण होगी, इससे हम किसकी गणना कर सकते हैं, त्रिज्या की। अब हम वेग की गणना करेंगे, वेग हमारे पास क्या है, समीकरण 3 से। R का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है, V इज इक्वल टू हमारे पास क्या है समीकरण, NH अपॉन 2 पाई MR। तो V कितना हो जाएगा, NH अपॉन 2 पाई m, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर। तो v कितना आ गया आपके पास, अब पूरा लिखेंगे पहले, पाई m z e स्क्वायर अपॉन 2 पाई m n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर नहीं था, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो अब क्या आया हमारे पास, v कितना आ गया, पाई से पाई कट गया, एक n से n कटा, पाई से पाई कट गया, खत्म हो गया, एक h से h कट गया,
एन से एन कट गया तो ऊपर क्या बचा, एम से एम कट गया, ये आया जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी एच स्क्वायर एच एप्सिलॉन नॉट। राइट, तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, जेड ई स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट, ये बची आपके पास। n से n गया, पाई से पाई गया, m से m गया, तो आपके पास बचा जेड ई स्क्वायर बटे 2h एप्सिलॉन नॉट 1/n, n भी है साथ में, n भी है। तो वेग क्या आ जाएगा, ये सूत्र आ गया हमारे पास, तो nवीं कक्षा में वेग क्या हो जाएगा, Vn इज इक्वल टू 1/n जेड ई स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट, ये nवीं कक्षा में वेग आ गया। अब हम किसकी गणना करेंगे, हमारे पास वेग आ गया ऊर्जा की। हमारे पास गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, के हाफ एम बी स्क्वायर। वेग की वैल्यू मुझे पता कितनी होगी, 1/2 एम जेड ई स्क्वायर एन 2h एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, 1/2 एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा क्या आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या आ गया, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। और ये समीकरण नंबर हमने 4 थी, इसे 5 माना था हमने, 5। ये गतिज ऊर्जा क्या आ गई हमारी, 6। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 ZE, Q2 माइनस ई, क्योंकि अदिश राशि है। R की वैल्यू पुट करेंगे, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, U माइनस जेड ई स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो U कितना हो जाएगा यहां पे, माइनस एक पाई से पाई गया, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 पाई से पाई जा रखा है, 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये 7वीं समीकरण होगी। कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कुल ऊर्जा हो जाएगी E इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कितनी है हमारी, E एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर
4 n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो आप क्या कॉमन ले लोगे, m z स्क्वायर ई की पावर 4 n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 1/8 माइनस 1/4। इसे साफ करेंगे फिर, ये कितना आ जाएगी कुल ऊर्जा? कुल ऊर्जा आ जाएगी E इज इक्वल टू m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 4 आपने 8 एलसीएम लिया, 1/4 कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/2, ठीक है ना। तो कितना बचेगा आपके पास, ये बच जाएगा, माइनस में वैल्यू आएगी, किस में आएगी, टोटल ऊर्जा किस में आएगी, माइनस में आएगी। दैट इज 8 एलसीएम लिया ना, तो 2, 4 माइनस 8 हो जाएगा ना, तो ये बच जाएगा -1/8। तो E कितना आ गया, m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 माइनस 8 n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर En, कुल ऊर्जा का मान आ गया। तो इस प्रकार क्या होगा हमारा, हमने कुल ऊर्जा की भी गणना कर ली है, किसमें, एनवी कक्षा में। तो जो हमने एनवी कक्षा में कुल ऊर्जा की गणना करी है, उसको हम सूत्र को हम यहां पे लिख लेते हैं। En इज इक्वल टू कितना आ गया, -m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब हमने कहा था जो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब जंप करेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तो क्या होगा, तो कुल ऊर्जा कितनी होगी, तो और जो फोटोन के रूप में ऊर्जा होगी उसकी तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति क्या होगी, उसकी गणना करेंगे। अब हम En1 निकाल रहे हैं। En1 क्या हो जाएगा, -m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 n1 स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। En2 कितना हो जाएगा, -m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 n2 स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप कर रहा है, उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित है, तो ऊर्जा कितनी होगी, जो हमने सिद्धांत लिया था, एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, En2 माइनस En1। तो ये कितनी हो जाएगी, एच न्यू इज इक्वल टू En2 माइनस m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 n2 स्क्वायर n2 n1 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर माइनस m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 n1 स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो एच न्यू की वैल्यू हम एस सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये n1 स्क्वायर घनात्मक हो जाएगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/लैम्डा की मान क्या हो जाएगा, m ई की पावर 4 नीचे अपॉन 8 h क्यूब
सी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो 1/λ इज इक्वल टू एक फार्मूला आ जाएगा जेड स्क्वायर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर का मान क्या है यहां पे m e की पावर 4 8 h क्यूब c एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ऐसे गुणा हो गया था 1/λ। इसे आर को क्या कहते हैं रिडबर्ग नियतांक। रिडबर्ग नियतांक। तो ये सूत्र हो गया हमारे पास। और हम किस चीज में ला सकते हैं, हम उसे किस किस क्रम में, तरंग संख्या। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ तरंग धेरे की तरंग संख्या। तो न्यू बार का सूत्र क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इन सूत्रों को समीकरण 5 समीकरण 4 इसे समीकरण ए मान लो, इसे बी मान लो और इसे सी मान लो। इन सभी समीकरणों का न्यूमेरिकल में प्रयोग होगा। बेटे ये डेरिवेशन थोड़ा लंबा था क्योंकि इसमें आपने nवीं कक्षा में त्रिज्या, nवीं कक्षा में वेग सबकी गणना करी। तो जो गणना की हमने वो सूत्र हमें प्राप्त हुए, ये सूत्र न्यूमेरिकल करने में सहायक होंगे। बेटे अगर मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।